हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि इस सेशन के लिए वीडियोज लाइए जल्द से जल्द। सो नाउ मैं आई एम बैक और वीडियोज में लाया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हर सब्जेक्ट के कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है अगले 2 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए कैसे टाइम टेबल बनाए, किसको कितना टाइम दे, ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत हार्ड होता है। तो वो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं कैसे प्रिपरेशन करना है और हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, उनको कहाँ से पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट में वो भी मैं अपलोड करूंगा जैसे उनकी वीडियोज भी, प्लस कैसे कॉपी में लिखना है, पूरी सैंपल कॉपी 3 घंटे की, ठीक है, वो भी मैं अपलोड करूंगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना और जितने भी आपके जो भी हेल्पफुल है बोर्ड के लिए वो सारी वीडियोज में धीरे धीरे अपलोड करूंगा। सो जुड़े रहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के लिए आज मैं लाया हूँ हिंदी में कैसे आपको जो पूरा पेपर पैटर्न है यहाँ पे मैंने लिखा है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क का है वो भी लिखा है। तो उसको मैं हर टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले साहित्यिक प्रश्न। साहित्यिक प्रश्न जैसे कि आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन गद्य के, 5 क्वेश्चन पद्य के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू होते हैं। अब इसको आपको पढ़ना कहाँ से है, तो इसको आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी आप ले लीजिए। उसमें अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको 300-350 क्वेश्चन गद्य के एमसीक्यू मिल जाएंगे और 300-350 क्वेश्चन पद्य के एमसीक्यू मिल जाएंगे। उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेस पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक की स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज इंडेक्स होते हैं उसमें जो है हर काल की कौन सी जो विशेषताएं हैं वो लिखी रहती है, उसके बारे में थ्योरिकल लिखा होता है 2-3 पेज में एमसीक्यू के पहले। तो उसको आप जो है पढ़ सकते हो, उससे जो है थोड़ा सा और आइडिया लग जाता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस एमसीक्यू में नहीं होते लेकिन जो आपका थ्योरिकल है 2-3 पेज के स्टार्टिंग के इंडेक्स हैं उसमें लिखा होता है। तो वो आप पढ़ लीजिए, प्लस आप 350 क्वेश्चन है उनका एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। ये कैसे करना है प्रैक्टिस, तो आप क्या कीजिए, हर हफ्ते में एक बार जो है आप जो है संडे ले सकते हो या फिर किसी भी दिन, हर हफ्ते आप जो है उन 350 क्वेश्चन का पेंसिल से टिक करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए और बाद में जो है जो पीछे आंसर होते हैं उनसे अपना कंपेयर कर लीजिए कितने सही हैं। फिर आप अगले हफ्ते देखिए और नोट कर लीजिए कि इस बार मैंने 350 में 300 सही किए, इस बार मैंने 250 सही किए, और ट्राई कीजिए और देखिए अपनी परफॉर्मेंस को कि आप इंप्रूव कर रहे हैं कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर आप एक्स्ट्रा फोकस कीजिए। तो आपको हर हफ्ते में एक बार साहित्य क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक से करना है, ठीक है। उसमें जो 300-350 एमसीक्यू होते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास टाइम है और मतलब आप मैनेज कर सकते हो और आप एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि और दूसरे क्वेश्चन बैंक लेके, दूसरे प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक लेके या आपके दोस्तों के पास दूसरे प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक हो उनसे आप लेके, उसमें अगर आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मतलब 50-60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, उनकी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपके बुक में 100 क्वेश्चन के आसपास एमसीक्यू होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। इतना अगर आपने कर लिया तो मोर देन इनफ है। और इसमें 10 में से 8 से 9 एमसीक्यू मतलब मोस्टली आ जाते हैं। कभी कभी 1-2 एमसीक्यू ऐसा होता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा सा हार्ड पूछते हैं, तो वो मतलब मोस्टली नॉर्मली किसी को नहीं बनता वो आप उसमें आप थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ता है। तो अगर आपको ये सारे 300-350 एमसीक्यू क्लियर है, आपको सारे पता है, अच्छे से क्लियर है, तो उसमें आप जो है तुक्का, क्योंकि आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पड़ेगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप उन ऑप्शन को देख के कि ये ऑप्शन इसका हो ही नहीं सकता तो आप एलिमिनेट करके आप लास्ट में तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे या 1 ऑप्शन बचेगा, तो उसमें आपकी जो सही होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपके 2 क्वेश्चन आते हैं रचना से रिलेटेड या लेखक से रिलेटेड, कि मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं कि ये रचना किस लेखक की है, या इनमें से कौन सी रचना इस लेखक की है, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, या फिर झरना किस लेखक की रचना है, किस कवि की रचना है। तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन आपको मिलता है विधा से रिलेटेड। विधा मतलब कौन से टाइप का है, मतलब झरना कौन से टाइप की रचना है, किस विधा की रचना है, नाटक है कि कहानी है कि खंडकाव्य है, ठीक है, उपन्यास है। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक क्वेश्चन मतलब जैसे पद्य में है तो पद्य में आपका एक क्वेश्चन तार सप्तक से पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको तार सप्तक पूछते हैं कि ये कवि कौन से तार सप्तक के थे, या प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि ये कवि कौन से युग के थे, प्रगतिवादी युग के थे कि छायावादी युग के थे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, इस टाइप का पूछ लेते हैं। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है उसी टाइप के आते हैं और बहुत कभी मतलब रेयर क्वेश्चन है जो मतलब इन टाइप से अलग आते हैं, ठीक है।
तो मोस्टली आपका अगर आपने 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो उससे आपका हो जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है गद्यांश। गद्यांश में आपके 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। आपके गद्य में इस बार 6 चैप्टर है, ठीक है। तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस कहां से करना है, क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखेंगे तो हर चैप्टर के चार आपको जो है 4-5 गद्यांश मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। और उसमें और जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका संदर्भ का, जो कि सब में सेम होता है, आपको सिर्फ लेखक का नाम और पाठ का नाम चेंज करना है, बाकी सेम लिखना है। इसका एक क्वेश्चन होता है आपका व्याख्या का। व्याख्या में आपको 2-3 लाइन अंडरलाइन होगी, उनकी आपको व्याख्या करनी है। गद्य में नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल हिंदी होती है, तो उसका अर्थ निकालना कंपेयर टू पद्य के और संस्कृत के इजी होता है। तो अगर आपने वो चैप्टर से पढ़ा है, आपको समरी पता है, और अगर आपने 1-2 बार उसको गद्यांश को पढ़ लिया उसके अर्थ को, तो आपका वो माइंड में फिट हो जाएगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके उस गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन आंसर नॉर्मली, जो कि आपको उस गद्यांश में मिल जाते हैं इसलिए। तो इसमें आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन बैंक में जो 4-5 गद्यांश है हर चैप्टर के, उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार। जब आप पढ़ लेंगे तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आप जो हफ्ते में लाइक बैठे एक चैप्टर उठाया, उसके 3-4 गद्यांश है, उसका रिवीजन कर लिया, ठीक है, उतना इनफ है। इसका जो अगला टॉपिक हुआ है पद्यांश। ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें जो पद्यांश में अर्थ निकालते हैं तो इसमें संस्कृत का वर्ड यूज होता है श्लोकों में, और जो भी आपका पैराग्राफ वगैरह है, तो उसमें नॉर्मली अर्थ निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो आपके क्वेश्चन बैंक में इस बार आपके पद्यांश में 7 चैप्टर है, तो क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर के 3-4 आपको पद्य मिल जाएंगे, ठीक है। उनको आप पढ़िए, उनसे आप व्याख्या पढ़िए, समझिए। अगर आपको व्याख्या समझ में आ रही है अच्छी बात है, अगर मान लो नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो रटिए मत। आप जो YouTube में आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वो अच्छे से व्याख्या करके बताते हैं, ठीक है। आधा 1 घंटे की वीडियो होती है, तो आप हर हफ्ते बैठिए। जैसे संडे को आपने डिसाइड किया कि आज मैं हिंदी पढ़ूंगा, तो आप सारे रिवीजन कर लिए। पद्यांश में आपने क्या किया कि कोई एक चैप्टर जो है, किसी एक चैप्टर का आधा घंटे की वीडियो की, 40 मिनट की वीडियो की, वो आपने सुन लिया। तो आपको उससे क्या है, 2-3 बार सुन लिया, अगर समझ में नहीं आया, एक बार समझ में आ गया, फिर आप क्वेश्चन बैंक में जाइए, फिर आप व्याख्या को फिर से समझिए, पढ़िए। तो आपको वो पूरा व्याख्या जो है, समरी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समरी समझ में आ जाएगा ना, तो उसके जो बाकी 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें ये जो एक वर्ड है वो किसको कहा गया है, ठीक है। और बाकी 2 क्वेश्चन सेम होते हैं, एक व्याख्या और एक संदर्भ। तो इसके लिए आप जो पहले आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ने का समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के, एक गद्य का होता है, एक पद्य का होता है। गद्य में आपके 6 चैप्टर हैं, इसमें जो है 3 ऑप्शन में आते हैं दोनों में। तो अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो 6 में से आप 4 याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन 4 जो कि ज्यादा हो जाते हैं, तो आप क्या करिए, कोई भी 3 जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इंपॉर्टेंट आपको कहां से पता चलेंगे, मैं एक तो इसके बाद में अपलोड कर दूंगा कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट वो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप खुद से देखना चाहें तो आप अपने PYQ में देख लीजिए, पिछले 2-3 साल में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा आए हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और भी 1-2 ऐसे लेखक हैं जो बहुत लाइक फेमस हैं, उनके हर 7 सेट में से 4-5 सेट में उनका एक ऑप्शन आते ही आता है। तो ऐसे आप 3 इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 3 इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, उससे आपका 99% फंस जाएगा एक, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, जीवन परिचय के साथ आपको साहित्यिक परिचय भी ध्यान रखना है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है कि उस कवि का क्या योगदान रहा उस साहित्य के क्षेत्र में, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ मिला, ज्ञानपीठ मिला, कि जो है साहित्य भारत भारती मिला, या फिर पद्म विभूषण मिला, उनका उस कौन से युग के थे, उस छायावाद के उस युग में उनका क्या योगदान है। जैसे जयशंकर प्रसाद है, तो आप देख सकते हो वो छायावाद युग के 4 आधार स्तंभ कवियों में से एक थे, ठीक है। तो उनकी साहित्य में क्या क्या विशेषता है वो आपको 5-6 लाइन उसमें लिखना है, और जीवन परिचय 4-5 लाइन लिखना है। इसके बाद आपको रचनाएं लिखना है आधा पेज। ट्राई कीजिए कि आप रचनाएं 15 से 20 रचनाएं लिख सको, ठीक है। क्योंकि जो आपके 5 नंबर का होता है, उसमें 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय का होता है, 2 नंबर होता है आपका रचनाओं का। तो जितनी ज्यादा आप रचना लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप 15 से 20 रचनाएं ट्राई करिए कि लिखें, ठीक है, याद करें। इसके बाद जो आपका पद्य है उसमें भी सेम टू वही है, आपके 7 चैप्टर हैं। 7 में से आप ट्राई कीजिए कि 3 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे महादेवी वर्मा हुआ, सुमित्रानंद पंत हुआ, जयशंकर प्रसाद हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 का आप अच्छे से याद कर लीजिए। और कोई एक का आप
अच्छे से याद ना करिए, सिर्फ जन्म मृत्यु और कौन सी रचनाएं हैं, कौन से युग के थे, ठीक है, पिता का नाम क्या है, कौन कौन से पुरस्कार मिले, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और इन सबको लिखना कैसे, उसकी मैं वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, पूरी कॉपी की 3 घंटे की, ठीक है। तो उसमें आप जो है फॉर्मेट देख सकते हो कि आपको बॉक्स बनाना है कि नहीं बनाना, कैसे लिखना है, कितनी पेज का लिखना है, तो वो उसकी वीडियो में अलग से डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा कवर नहीं हो पाएगा, मैं एक ही टॉपिक पर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है कहानी। कहानी में बेसिकली आपका 5 नंबर का आता है, इसमें आपको 2 ऑप्शन में आते हैं। एक तो आपका आता है कि उस कहानी की कथा वस्तु लिखिए, उसका सारांश लिखिए। दूसरा आपका आता है कि उस कहानी का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। आपके सिलेबस में 4 कहानियां हैं, ठीक है। तो आप क्या, और एक आपका उद्देश्य आता है ऑप्शन में, एक आता है सारांश। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो तो आप चारों कहानियों का या तो उद्देश्य याद कर लीजिए, तो आपका एक 100% खर्च जाएगा, या फिर सारांश याद कर लीजिए चारों कहानियों के, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो क्या करिए किसी 2 कहानी के सारांश याद कर लीजिए और उसी 2 कहानी के उद्देश्य याद कर लीजिए, ठीक है। तो किसी 2 चैप्टर के उसी कहानी के उद्देश्य याद कर लीजिए, उसी के सारांश याद कर लीजिए 2 के, तो वो आपका मतलब 95% 99% आपका फंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें लाइक किसी भी 2 कहानी जो भी आपको लगे छोटी हो, आपको अच्छे से जिसकी समरी पता हो, उसकी आप जो याद कर लीजिए 2 कहानियों के उद्देश्य और 2 कहानियों के सारांश, या फिर 4 कहानियों के उद्देश्य और या फिर 4 कहानी के सारांश भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, अगर आप 100% श्योर होना चाहते हो। कहां से पढ़ना है इसको, तो इसको भी वही सेम चीज है कि आपको कहानी भी लाइक क्वेश्चन बैंक में आपको दी होती है, और क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा शब्दों में दी होती है, उतना जरूरत नहीं है। तो आप जो आपको लगे अननेसेसरी है, 1-2 हेडिंग ज्यादा होंगी, मतलब 7-8 हेडिंग होगी, आप पूरा याद मत कीजिए। आप जो इंपॉर्टेंट लगे, इजी हो, इजी 5 हेडिंग है उनको याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर कहानी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब में समरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जीवन परिचय में भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में, तो आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं का आपको मिल जाएगा। उसमें जो साहित्य परिचय दिया होता है उसमें मतलब बहुत लंबा दिया होता है, 10-12 लाइन का दिया होता है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6-7 लाइन याद कर लेंगे साहित्यिक परिचय, 4-5 लाइन जीवन परिचय, उतना इनफ है, ठीक है। फॉर्मेट में आपको वीडियो डाल दूंगा उसकी। इसके अलावा है खंड काव्य। खंड काव्य में आपके 2 ऑप्शन, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आपका सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है, और दूसरा होता है कि चरित्र चित्रण लिखिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो है जो आपका हर डिस्ट्रिक्ट बाई हर डिस्ट्रिक्ट का अलग वो होता है खंड का, किसी का श्रवण कुमार है, किसी का महात्मा गांधी है, किसी का कोई और है, तो आप अपना वो देख लीजिएगा। कहाँ पे देखना, आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, आपने सर से एक बार क्लियर कर सकते हो। मॉडल जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको 7-8 खंड काव्य के दिए होते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हम सारे याद करने जाते हैं, आपके सिर्फ एक ही है, आपका या तो श्रवण कुमार या महाराज या फिर आपका जो है महात्मा गांधी, कोई एक ही है आपका जो खंड काव्य सिलेबस में, तो आप उसको ही पढ़िए। तो 7-8 सर्ग होते हैं, तो आप या तो 7-8 सर्ग याद कर लीजिए या फिर चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। तो आई विल से कि आप सिलेक्टिव पढ़ो, आप 2 चरित्र चित्रण होते हैं मतलब नॉर्मली हर खंड काव्य में, तो आप उन 2 चरित्र चित्रण को अच्छे से याद कर लीजिए, उनमें से आपको कोई एक फंस जाएगा। सर्ग क्योंकि 7-8 होते हैं तो वो ज्यादा है क्वांटिटी में, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए 2, जो भी आपके नायक हैं सहनायक हैं उससे आपका आ जाएगा, ठीक है। कहां से पढ़ना है, आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिए, ठीक है। 6-7 हेडिंग होती हैं, आप 5 हेडिंग कोई भी आपको इजी लगे उनके कैरेक्टर्स की वो आप याद कर लीजिए। इसका जो अगला है वो है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में 2 पार्ट है आपके, एक है गद्य पार्ट और एक है आपका पद्य पार्ट। पद्य में आपका श्लोक होता है। 7 नंबर में क्या होता है, बेसिकली 5 नंबर का आपका अनुवाद होता है और 2 नंबर का आपका संदर्भ होता है, ठीक है। संदर्भ इजी है, इसमें सब आपको चैप्टर नहीं याद रखना है और जो आपका अनुवाद है उसके लिए अगर 2 टाइप, अगर आपकी संस्कृत की जो व्याकरण है, मतलब जो आपने दस्तक व्याकरण पढ़ी है, इसमें आपने धातु रूप शब्द रूप अगर वो आपको अच्छे से आती है, जैसे मान लो बालकस्य मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या है, बालकस्य मतलब होता है का के बालक का, बालक के, बालक की। यहाँ पे अस्य का मतलब क्या है, का के अर्थ में, ठीक है। बालकात में क्या यूज होता है, बालकाभ्याम का मतलब क्या होता है, बालकों का यूज कब होता है, ठीक है। द्विवचन, एक वचन, जो आपका कर्ता रूप धातु रूप है, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो आप देखेंगे कि जो अनुवाद है उसमें आपको अर्थ निकालने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी गद्य में, ठीक है। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसका अनुवाद आपको YouTube में देख सकते हो समरी, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये YouTube पे सर्च करके जो इसकी जो बेसिक ग्रामर, जैसे आप नॉर्मली अपने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। बॉय घर जा रहा है, मोहन खाता है, इस टाइप के बनाते हैं, ऐसे संस्कृत टू हिंदी में भी
वो व्याकरण होती है, मोहन खाता है तो मोहन खादती, इस टाइप के। तो आप जो बेसिक टेंस है, बेसिक ग्रामर है संस्कृत की, वो आप जो देख सकते हैं यूट्यूब में। तो आपको 1-2 घंटे लगेंगे, तो उससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उससे आपको गद्य के जो अनुवाद है उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ के आपको इजीली बन जाएगा। और अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिए, और या फिर यूट्यूब में समरी वीडियो देख लीजिए। पढ़ने के लिए क्या है, आपका जो श्लोक है एक चैप्टर में ही सारे 12-13 श्लोक हैं, उन्हीं में से एक आता है, तो उन 12-13 श्लोक को आप याद कर लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर उसमें आप इंपोर्टेंट देखना चाहें तो आप जो है PYQ में देख लीजिए कौन कौन से इंपोर्टेंट श्लोक हैं, ठीक है। और मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, इंपोर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, तो उसकी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप अभी अपने मन से देखना चाहते हैं तो आप जो है PYQ में देख सकते हो, ठीक है। इसके आगे व्याकरण आपका जो है अगर देखेंगे टोटल 5 2 7 2 9 11 13 2 15 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें आपके 2 नंबर के मुहावरे होते हैं, 5 नंबर का आपके गद्यांश है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 2 1। इसको आप जो गद्यांश, आपके गद्यांश में क्या है कि जो आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे उसी में दिया होगा, जैसे अनसीन पैसेज होता है इंग्लिश में, वैसे हिंदी में आपके गद्यांश से नया क्वेश्चन इंक्लूड है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में आपको दिए होंगे या आप PYQ में होंगे, उस पर आप 4-5 गद्यांश प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उतना इनफ है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आपके शब्दों में सूक्ष्म अंतर है, अनिकार्य शब्द है, वाक्यांश है, शुद्धवाद करना है, मुहावरे हैं, इन सब की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक में अगर आप जाएंगे तो सब में MCQ दिए होते हैं, 25-30 MCQ हर पार्ट के लिए दिए होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। PYQ में आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन मुहावरे, 2 क्वेश्चन उसके, तो आप पिछले 2-3 साल के उससे कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आपको जो है जैसे क्वेश्चन बैंक में आपको 100 आपको मुहावरे मिल जाएंगे, 100 आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर मिल जाएंगे, तो उनको आप याद कर लीजिए। ये कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको PYQ में बार बार दिखेंगे, ठीक है, तो उनको आप टिक कर लीजिए और उनको लास्ट टाइम पे एक्स्ट्रा फोकस देना, ठीक है। तो ये आप जो है आपका क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा। और ये मतलब सॉलिड, जैसे आपका साहित्यिक प्रश्न है और आपका व्याकरण है, ये आपके सॉलिड नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें आपके या तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो इसमें आपका अगर सही है तो नंबर नहीं कर सकते, जैसे जीवन परिचय हुआ, कहानी हुआ, इसमें आपका ये है कि अगर आपको पूरा सही भी किया है तो हो सकता है वो आधे एक नंबर काट ले कहीं पे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन व्याकरण और साहित्यिक क्वेश्चन में आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आपका पूरा सही है, अगर आपका सही है, ठीक है। तो ये आपके सॉलिड नंबर है, इस पे आप अच्छे फोकस करना। और आप क्या कर सकते हो, अभी से मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन डेली के 10 मुहावरे, डेली के 10 शब्दों में सूक्ष्म अंतर याद करना स्टार्ट करिए और पीछे का रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो आप जब अभी 2 महीने हैं आपके पास, उस जब आप बोर्ड पेपर के जस्ट पहले, तो आपके सारे याद हो जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो अगला क्वेश्चन होता है वो है रस छंद अलंकार, जो रस 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको अगर आप जो रस है, रस आपके में 5 है सिलेबस में, हास, करुण, वीर, शांत और श्रृंगार, ठीक है। और 2 ऑप्शन में आते हैं, मतलब या तो आएगा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखो, या फिर करुण रस की, तो 2 ऑप्शन में आते हैं। तो इन 5 में से आप कोई 4 याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो कैसे याद, कौन सा याद करना है, तो जिसका एग्जाम्पल आपको इजी लगे, आप क्वेश्चन बैंक में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में देख लीजिए। अगर क्वेश्चन बैंक में आपको लगे कि एग्जाम्पल वो हार्ड है, याद नहीं हो रहा है, तो आप गूगल में देख लीजिए जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो इनमें से 5 में से अच्छी 4 याद कर लीजिए। नॉर्मली शांत का जो एग्जाम्पल हार्ड होता है, तो आप हास, करुण, वीर, श्रृंगार के एग्जाम्पल याद कर लीजिए और उनका जो स्पष्टीकरण जरूर देख लीजिए कि इसमें अनुभाव कौन सा है, इसमें विभाव कौन सा है, इसमें संचारी भाव कौन सा है, इसमें स्थायी भाव कौन सा है, क्योंकि स्पष्टीकरण के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है और स्पष्टीकरण लिखना है, ठीक है। और ये कैसे मतलब फॉर्मेट पूरा, ये मैं पूरी कॉपी, सैंपल कॉपी अपलोड कर दूंगा जल्द से जल्द, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका छंद है, छंद में आपके दोहा है, सोरठा है, कुंडलिया है और चौपाई है, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीजें आपके 2 ऑप्शन में आते हैं, वो पूछेगा दोहा की परिभाषा और लक्षण बताइए, उदाहरण बताइए, चौपाई का लक्षण और एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मली कुंडलिया जो होता है उसका एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होता है, लेंथी होता है और याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो आप छोड़ दीजिए। तो आप दोहा, चौपाई, सोरठा याद कर लीजिए, उसकी परिभाषा याद कर लीजिए, 2-3 लाइन की होती है, जो लक्षण है मतलब ये अर्धमात्रक होता है, ये सममात्रक होता है, इसमें 16-16 मात्रा होती है, इसमें 11-11, 13-13 मात्रा होती है, वो याद कर लीजिए और एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। इसमें जो दोहा है, दोहा आपका कोई भी चलेगा, जैसे रईमन पानी राखी जो वाले दोहा है वो भी आपका चलेगा, जरूरी नहीं वो रामचरितमानस का ही हो, दोहा कोई भी चलेगा, ठीक है। और जब आप इसमें एग्जाम्पल लिखो, साथ में आप मात्राएं भी दिखा दो कि इस लाइन में 16 मात्रा है, इस लाइन में 11 मात्रा है, ठीक है।
इसका जो अलंकार है, अलंकार में आपके पास शब्द अलंकार में है यमक, यमक श्लेष अनुप्रास। और जो अर्थालंकार है उसमें आपके पास उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि आपके दो ऑप्शन में आते हैं। सो क्या करना है आपको कि इसमें नॉर्मली आप देखेंगे तो यमक श्लेष अनुप्रास एक शब्दालंकार से आता है ऑप्शन, एक अर्थालंकार से आता है। तो आप क्या करिए, यमक श्लेष अनुप्रास याद कर लीजिए तीनों, और एक कोई मतलब उपमा रूपक याद कर लीजिए। मतलब इनमें से आपके 8 है, इनमें से कोई 5 याद कर लीजिए। ठीक है, 3 शब्द अलंकार याद कर लीजिए, 3 अर्थ अलंकार, मतलब संदेह भ्रांतिमान आप छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके चांसेस कम होते हैं। इनकी आप परिभाषा याद कर लीजिए और एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। और स्पष्टीकरण में आपको वही परिभाषा, जैसे अनुप्रास में तो आप देख लीजिए कि कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे यमक अलंकार है, सॉरी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और ये आपको लिखना, आपको परिभाषा लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है, स्पष्टीकरण लिखना है। इसका फॉर्मेट में आपको जो है, आपको जो सैंपल कॉपी है उसमें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लिख के। इसके बाद जो आपका कहां से पढ़ना है आपको, ये भी आपका क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगी परिभाषा, एग्जाम्पल। अगर आपको लगे एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन बैंक में हार्ड है, याद नहीं हो रहे हैं, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको कई सारे इजी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसका जो आपका पत्र लेखन है वो आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 3 टाइप के है। एक तो है आपको नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, जैसे आपको हिंदी प्रवक्ता के लिए आवेदन करना है, एक इस टाइप का है। दूसरा बैंक से रिलेटेड है कि आपको बैंक से ऋण मांगना है। ठीक है, दूसरा है कि आपको, तीसरा है कि आपको जो आपके यहाँ के डीएम है या नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उसको आपको सफाई के लिए, या फिर आसपास जो कूड़ा फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, उसकी सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है। 3 टाइप के पत्र आपके पास है, 2 ऑप्शन में आते हैं। तो कोई भी 2 आप, या तो बैंक वाला, नियुक्ति वाला, या जो आपका सफाई वाला है, इनमें से कोई 2 याद कर लीजिए। 2 मतलब 2 के फॉर्मेट आप देख लीजिए। ठीक है, और ये आपको लिखना कितना है, तो अभी आपको 1 पेज लिखना है। ठीक है, और 1 पेज में अगर आपका मान लो नहीं हो पा रहा तो आप मतलब 1.5 पेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्राई करिए कि 1 पेज में ही हो जाए। इसका जो फॉर्मेट है पूरा मैं आपको सैंपल कॉपी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका कहां से पढ़ना है, तो आप कोई 2 क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आप फॉर्मेट देख लीजिए और अपने मन से 1-2 PYQ से लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसमें जो फॉर्मेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फॉर्मेट ध्यान रखिएगा दिमाग में। इसका जो निबंध होता है वो 9 नंबर का होता है। निबंध आपको पहले कितने पेज का लिखना है, तो मिनिमम 3 पेज का लिखना है। ट्राई करो कि 3 पेज का मिनिमम लिखना है, फिर उसके बाद जितने आपके पास टाइम बचे लास्ट में उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, 4 पेज, 4.5 पेज। स्टार्टिंग में आपको रूपरेखा जरूर लिखना है। रूपरेखा मतलब आप जो है प्रस्तावना, ठीक है, जो आपकी 3 हेडिंग है, मेन बॉडी की और ऑप्शन आर। ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग में ऐसे लिख देना है, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद आपको इस प्रस्तावना से स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, इस रूपरेखा के 1-2 नंबर होते हैं 9 में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में आप रूपरेखा जरूर लिखें। अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा इसमें आपके जो है निबंध किस टाइप के हैं, तो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, जो करंट इशू चल रहे हैं परिवार, जैसे आतंकवाद, बेरोजगारी, ठीक है, और नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, और इस टाइप से जो नई शिक्षा नीति, जो करंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आते हैं ज्यादातर। और 5 ऑप्शन में आते हैं तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका कवि से रिलेटेड आता है कि इस लेखक के बारे में लिखिए, तो जो आपने जीवन परिचय याद किया है ना, उस जीवन परिचय को आप निबंध में लिख सकते हो। ठीक है, मोस्टली में लेखक का आता है। तो ये आपका, ये मैंने बताया कि किस टॉपिक को आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हिंदी में कितना टाइम देना है। तो आप हफ्ते में 1 दिन दे दीजिए, 1 दिन 2-3 घंटे दे दीजिए, या हफ्ते में आप 2 दिन दे दीजिए, उतना इनफ है। ठीक है, इसके अलावा कैसे फॉर्मेट मतलब कैसे लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे जीवन परिचय कैसे लिखना है, कौन सी हेडिंग डालनी है, निबंध को कैसे लिखना है, कितनी पेज का एग्जैक्ट, उसकी मैं सैंपल कॉपी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है वो सब मैं अपलोड करूंगा। सो आप जुड़े रहिए, और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।